नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। जितने भी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 के जीके के प्रश्न आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें कुल 6 शिफ्ट का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, जो 17 तारीख और 18 तारीख के 3-3 शिफ्ट का पेपर हुए थे। आज 19 सितंबर की बात करेंगे हम लोग, तीनों शिफ्ट के प्रश्न। कुल मिला के आज प्रश्नों की संख्या है 30 और पिछले पेपर में मैंने कराया था 40। तो आज कंप्लीट हो जाएगा 70 प्रश्न, जो कि 9 शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जितने भी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं वो अपनी फैमिली जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं स्पेशली, या फिर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और कमेंट में अपनी परेशानी आप बता सकते हैं, जो भी आपकी परेशानी उसको दूर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ये पहला प्रश्न आज का है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। और जनरल डायर, जिसके कहने पे भारतीयों पर गोलियां बरसाई गई थी, उसकी हत्या उधम सिंह जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1940 में। ये भी आपको याद रखना है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच हंटर आयोग के द्वारा किया गया, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किया गया था 1983 में। और दक्षिण एशियाई खेल 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का जीवन काल पूछा जाता है प्रश्न में। तो 1856 से लेकर 1862 तक इनका कार्यकाल था। और इन्हीं के कार्यकाल में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, ये इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और मंगल पांडे ने ये सिपाही विद्रोह का शुरुआत किए थे, ये भी आपको याद रखना है। मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत किया गया था 1857 का सिपाही विद्रोह। और लॉर्ड कैनिंग के उस टाइम कार्यकाल चल रहा था 1856 से 1862 इनका कार्यकाल था। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एप्पल ने आईपैड को किस वर्ष में मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एप्पल के द्वारा आईपैड को 2010 में, याद रखिएगा, 2010 में एप्पल के द्वारा आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया गया था। अच्छा, एप्पल का सीईओ कौन है? सीईओ, तो सीईओ आपके हैं टिम कुक, याद रखिएगा। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, ये निर्देशक से प्रश्न है, मतलब इनका कोई फिल्म ऐसा आया होगा जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ होगा, फेमस हुआ होगा। तो इनकी फिल्म का नाम है प्यासा और कागज़ का फूल। काफ़ी चर्चे में थी मूवी, और इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गुरुदत्त का वास्तविक नाम है बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा, सिनेमा से जुड़े हुए हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, दाल, जूट, चीनी, नमक। इसमें से भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? काफ़ी स्टूडेंट जूट बता सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल। याद रखिएगा दोस्तों, दाल का भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। अच्छा, जूट के बारे में जान लेते हैं। तो भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है जूट का, ये आप लोग याद रखिएगा। और नमक कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में सबसे अधिक नमक पाया जाता है, ये भी आप लोग को पता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? वह अक्सर खबरों में रहती हैं। तो खबरों में रहती हैं, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। तो आंग सान सू की म्यांमार देश से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, ये म्यांमार की है कौन? तो याद रखिएगा, स्टेट काउंसलर हैं म्यांमार की आंग सान सू की। और इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है क्योंकि काफ़ी ये चर्चे में रहती हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1991 में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और काफ़ी ये चर्चे में रहती हैं। अब बात आई है म्यांमार की, तो आइए कुछ जान लेते हैं।
तो म्यांमार की बात करें तो कैपिटल नैपिडो है, याद रखिएगा नैपिडो म्यांमार की कैपिटल है। और मुद्रा देखा जाए तो बर्मी कयात, याद रखिएगा बर्मी कयात। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जितने भी बैंक हैं, जो भी पैसा वाला है, लगभग 90% अमेरिका के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका में, ये आप लोग को याद होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और इससे पहले थोड़ा विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक में कुल सदस्य हैं 189 टोटल कंट्री हैं। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में ही है, ये आप लोग को पता होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? तो सबसे नया पर्वत का प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा हिमालय। और यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि हिमालय कैसा पर्वत है? तो याद रखिएगा वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये प्रश्न, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों आय घोषणा योजना जो कि भारत सरकार के आयकर विभाग के द्वारा शुरुआत की गई थी 2016 में, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित कर सकता है? ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन जो संविधान संशोधन विधेयक पारित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च और निम्न दोनों सदन के द्वारा अलग अलग, याद रखिएगा दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो भारत के संविधान के अनुसार ऐसा बताया गया है कि संसद का उच्च सदन और निम्न सदन दोनों के द्वारा अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसकी स्थापना 1982 में बीते जमाने के ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए की गई थी जिन्होंने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, लेकिन जो फिलहाल ख़राब परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं? मतलब दोस्तों जो पहले ऐसे प्लेयर जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कोई भी मेडल जीते हैं देश के लिए, और अब उनकी जो ज़िंदगी है थोड़ी ख़राब चल रही है, और उसकी सहायता के लिए स्थापना किया गया था खिलाड़ियों के लिए दोस्तों राष्ट्रीय कल्याण कोष। तो राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की गई थी 1982 में। किस लिए की गई थी? कि जो भी प्लेयर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जो भी मेडल है जीते हैं देश के लिए, और अब उनकी थोड़ी ज़िंदगी ख़राब परिस्थिति में है, तो उनकी सेवा के लिए, उनको सहायता के लिए खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष 1982 में स्थापना की गई थी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन भारत सरकार के मुख्य बैंकर हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बैंकों का बैंक बोला जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को, ये भी आप लोग को पता होगा। अब आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा? तो एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है पिछले 10 वर्षों में दोस्तों, तो याद रखिएगा दूरसंचार का। तो दूरसंचार का पिछले 10 वर्षों में भारत के एफडीआई प्रवाह में सबसे ज़्यादा रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। खेतरी लोहा, कश्मीर केसर, मुरादाबाद पीतल और सूरत हीरा। जो भी इसमें गलत है आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। तो दोस्तों सूरत हीरा सही है, मुरादाबाद में पीतल सही है, कश्मीर में केसर ये भी सही है। तो खेतरी में लोहा नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आगरा शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, शाहजहां, मुमताज महल, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। किसको आगरा का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी को दोस्तों आगरा शहर के संस्थापक माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। फीफा विश्व कप 2018 गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों फीफा से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि अभी फीफा हुआ नहीं है 2018 के बाद, और 2018 में बहुत सारे प्रश्न फीफा से पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो आपको भी पता होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थिबाउट कोर्टोइस को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2018 फीफा विश्व कप के दौरान सम्मानित किया गया था। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को बोला जाता है मैक-मोहन रेखा, याद रखिएगा। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान का, ये दोनों आपको याद रखना है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान और मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को बोला जाता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्रिटिशों को भारत में अंग्रेजी को अन्य देशों का माध्यम कब बनाया गया था? तो ब्रिटिशों को भारत में अंग्रेजी को अन्य देशों का माध्यम बनाया गया था दोस्तों 1835 में। ये आप लोग याद रखिएगा, 1835 में ब्रिटिशों के द्वारा भारत में अंग्रेजी को अन्य देशों का माध्यम बनाया गया था 1835 में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये सारे प्रश्न दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 के 19 सितंबर के जितने भी पेपर हुए थे, 3 पेपर हुए थे, उनमें से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। केवल इसमें जीके का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न एक भी नहीं है, और ना मैथ ना रीजनिंग। तो केवल जीके का प्रश्न अगर आपको चाहिए प्रीवियस पेपर तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। और अपने फैमिली में या फिर कोई दोस्त हो जिसकी आप मदद करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों लिम्बाराम जो थे ये तीरंदाजी से संबंधित थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। दोस्तों मैंने ऑप्शन भी नहीं चेंज किया, जो ऑप्शन जहाँ था वैसे ही लिए हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया गया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों बुक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले वीडियो में 3 बुक से प्रश्न पूछे गए थे और इस वीडियो में भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब 2018 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बुक जो टॉपिक था काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। तो आप लोग बुक देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, किरण दोषी। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण दोषी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये आप लोग याद रखिएगा कि खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गुरु शिखर किस राज्य के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है? दोस्तों ये प्रश्न ज्योग्राफी से पूछा गया है कि गुरु शिखर जो है किस राज्य के अर्बुदा पर्वत का शिखर है और अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों याद रखिएगा, गुरु शिखर जो है राजस्थान के अर्बुदा पर्वत का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर भी है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी में, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था। टोटल 6 भागों में भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया गया था। आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आपातकाल लगने के बाद भी कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल हो या ना हो। तो आइए कुछ मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है और भाग पूछा जाए तो भाग 3 में। और ये कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1984 में। यहाँ 1983 टाइप हो गया, 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब मुख्यालय तो दिल्ली में है। याद रखिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 मार्च 1984 में की गई थी। इतना आप लोग को पता रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों दिवस से प्रश्न रहते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, 20 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। ये आपको याद रखना है। भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि चेरापूंजी के वातावरण को क्या बोला जाता है, चाहे विशाखापट्टनम या कोलकाता। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है आर्द्र, क्योंकि हवा में दोस्तों नमी का उच्च स्तर होता है, इसलिए इसे आर्द्र वातावरण कहते हैं। अब आइए देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कहाँ पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास पे। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा किया था मद्रास पे, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और आज का हमारा 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ और 3 शिफ्ट 19 सितंबर 2018 के पेपर का। तो ऐसे हम लोग हर दिन 3-3 शिफ्ट या किसी दिन कम प्रश्न अगर शिफ्ट में पूछा जाएगा तो 6 शिफ्ट भी लाएंगे, जैसे पहला वीडियो आया था। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। जो भी आपके फ्रेंड हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनको ज़रूर उनके पास पहुंचाइए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।